हेलो दोस्तों। मेरा नाम बॉबी गौतम है। मैं करेंटली IIM रांची से फिनेंस में मेजर कर रहा हूँ। ओके, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा फिनेंशियल स्टेटमेंट, कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। ओके, डिटेल में पूरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरीके के होते हैं। पहला बैलेंस शीट, दूसरा P&L प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बताता है? ये वो बताता है कि कंपनी ने एट द एंड कितना प्रॉफिट किया या कंपनी लॉस में है, मतलब कंपनी का नेट इनकम कितना है। ठीक है, ये हमें बताता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं टॉप लाइन। ओके, और ये टॉप लाइन क्या होती है? ये होती है नेट रेवेन्यू या सेल्स। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो सेकंड टर्म आता है अदर इनकम। अदर इनकम क्या होता है? अदर इनकम वो इनकम होता है जो कि कंपनी ने ना तो प्रोडक्ट और ना तो सर्विसेज बेच के कमाया हो। ठीक है, अदर इनकम बल्कि वो इनकम होते हैं जो कि मान लीजिए कंपनी ने कहीं पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, वहाँ से जो उसको इंटरेस्ट आया, ठीक है, वो अदर इनकम में आ जाएगा। ठीक है, समझे आप? तो इन दोनों के सम को हम लोग कहते हैं टोटल इनकम। ठीक, ओके। अब इस टोटल इनकम में से हम लोग क्या काम करेंगे? सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे क्या लिखते हैं हम लोग COGS। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होते हैं? जो इस रेवेन्यू या सेल्स को कमाने में जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, ठीक है ना, उसको मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, जो डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर लगता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना? अब समझिए, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब जो है कोई भी कंपनी है तो वो क्या काम करती है? वो अपने ऑब्वियस से पैसे जो है, ठीक है, वो खर्च करती होगी मार्केटिंग में, ठीक है, वेजेस देने में, पेरोल देने में। ठीक है, तो वो जो सारे खर्चे आते हैं वो एक टर्म के अंदर आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं SG&A। इसका मतलब होता है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, ठीक है, इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। हम लोग सारे खर्चे जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सॉरी, SG&A। ठीक, ये सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने। अब जो है कंपनी जो है पैसे इन्वेस्ट किस में करती है? R&D में करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, कि कोई भी अगर कंपनी जो है
कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें उसके लिए पहले उनको रिसर्च करना होगा, ठीक है, तो वो भी हम लोग जो खर्च आता है उसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है उससे हम लोग कहते होंगे, जो आप लोग फेमस टर्म सुनते हैं, एक एबिटा, ठीक है। अब एबिटा क्या होता है समझिए। एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये टर्म तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन जो है किसी भी टेंजिबल एसेट पे लगता है। टेंजिबल एसेट मतलब जो कि फिजिकल फॉर्म में हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज होना है। एसेट, इन्वेस्टमेंट या कुछ भी आप ले लीजिए, उसकी वैल्यू डिक्रीज होकर हो रही है, तो उसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब वो डिक्रीज क्यों होती है क्योंकि आपने कोई मशीन खरीदा, ठीक है। मशीन क्या होगा, समय के साथ वियर एंड टियर होगा, ठीक है। कार खरीदते हैं आप, कार की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती है क्योंकि उसके मशीन में वियर टियर होते हैं, मार्केट कंडीशन बदलते हैं, ठीक है, तो वो डिप्रिसिएशन आता है। एमोर्टाइजेशन क्या होता है, लिख देते हैं आपके लिए, टेंजिबल एसेट पे होता है। एमोर्टाइजेशन क्या होता है, एमोर्टाइजेशन भी सेम चीज़ होता है, बस वो इनटेंजिबल एसेट में होता है। इनटेंजिबल एसेट जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, जैसे कि ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ओके, ये होते हैं इंटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक, अब जो है एबिटा में से हम लोग डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, एबिट, ठीक। अब एबिट में से फिर हम लोग अगर कंपनी को किसी चीज़ का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इंटरेस्ट, या इसको हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, फिनेंस कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है, इसको हम लोग कहते हैं प्री टैक्स इनकम, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं EBT से, ठीक। अब अगर टैक्स पे करना है तो टैक्स, फिर जो बचता है हमारे पास उसे हम लोग कहते हैं PAT या नेट इनकम। PAT का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसी लाइन को हम लोग कहते हैं बॉटम लाइन। तो आपने समझा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, टॉप लाइन से, और हम आए कहाँ, बॉटम लाइन, जो कि था टॉप लाइन नेट रेवेन्यू या सेल्स से लेके नेट इनकम कितना आया कंपनी का, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अगर कंपनी कोई है, ठीक है, अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, तो वो डिविडेंड जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, नेट इनकम में से। तो आफ्टर डिविडेंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है उसे हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं,
हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को नेट रेवेन्यू या सेल से, ठीक है। आप लोग अगर कोई अदर इनकम है या कोई और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से कुछ आ रहे हैं तो वो हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो वो जो उसके बाद बनता है वो होता है टोटल इनकम, ठीक। फिर हम लोग टोटल इनकम्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं या पेरोल होते हैं या वेजेस होते हैं उनको माइनस करने के बाद, जिसको हम लोग SG&A कहते हैं, उसको माइनस करते हैं। और अगर कंपनी ने कोई R&D में इन्वेस्ट किया तो उसको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है हमारे पास वो होता है इबिट्टा, ओके। इबिट्टा को फिर इबिट्टा में से हम लोग डिप्रिशिएशन और एमोर्टाइजेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है इबिट। इबिट में से इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट उसको कहते हैं, ठीक है। तो बचता है ईबीटी, जिसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स और प्री टैक्स इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें से टैक्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बचता है PAT और नेट इनकम, एंड दिस इज रिटेन्ड अर्निंग, जो कि आपको बैलेंस शीट में समझ में आएगा क्या होता, कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। ओके, डन विथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड बैलेंस शीट पे, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहला होता है एसेट्स, दूसरा होता है लायबिलिटी, तीसरा होता है इक्विटी। एसेट्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। लायबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। देखिए, एसेट्स में करेंट एसेट्स का क्या मतलब हो गया? करेंट एसेट्स का वो मतलब हो गया कंपनी के पास वो एसेट्स जिनको वो इजीली 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके, अगर कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स वो हो जाते हैं जो कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, जिनको 1 साल के अंदर मतलब कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते एक तरीके से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेट्स से। हाँ, एक और चीज़, जो नेट टोटल एसेट्स होते हैं वो होते हैं टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ओके। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेट्स साइड से। एसेट साइड में पहला करेंट एसेट्स, ठीक है। करेंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? करेंट एसेट में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये जो कंपनी के पास कैश होते हैं, ठीक है, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड, मार्केट सिक्योरिटीज। अगर कंपनी ने कोई भी पैसे इन्वेस्ट किया है किसी भी सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, या इक्विटी में, ठीक है, जिसको वो इजली 1 साल के अंदर, शॉर्ट टर्म कह सकते हैं आप लोग, शॉर्ट टर्म इजली वो 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर सके कैश में, वो मार्केट सिक्योरिटीज़ ये वाले होते हैं, ठीक है। थर्ड, अकाउंट रिसीवेबल्स।
ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने किसी भी अपने क्लाइंट या कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, स्टिल उसको पैसे आने बचे हैं, ठीक है ना, कंपनी को पैसे नहीं मिले हैं, तो वो जो हम लोग पैसे को लिखते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल में लिखते हैं, क्योंकि दे आर येट टू बी रिसीव्ड। ओके। चौथा, इन्वेंट्रीज। कंपनीज के कितने प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट्रीज में है, ठीक है ना, अनफिनिश्ड गुड हो गए, वो सब कितने इन्वेंट्रीज में है, वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, इन्वेंट्रीज में। प्रीपेड एक्सपेंसेस। मान लीजिए कंपनी ने किसी को पैसे दे रखे हैं, ठीक है, इनिशियली क्रेडिट में एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं कि आप हमें बाद में गुड्स और सर्विसेज, लेकिन उन्हें गुड्स और सर्विसेज नहीं मिले हैं उस चीज़ को, मतलब अब कोई भी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है ना, कंपनी ने पैसे दिए हैं अपने वेंडर को कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी तक उनको वो रॉ मटेरियल नहीं मिला है, तो वो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं करंट एसेट्स, जो कि करंट एसेट्स में आते हैं। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉन करेंट एसेट पे। नॉन करेंट एसेट्स, ठीक। नॉन करेंट एसेट में क्या क्या आता है? PP&E। PPE क्या होता है? प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इसके अंडर क्या क्या आता है? इसके अंडर आते हैं कंपनी के वो एसेट्स, ठीक है, जैसे कि लैंड, ठीक है, इक्विपमेंट्स में जैसे कि मशीन्स, ओके, व्हीकल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, बिल्डिंग्स, ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, तो ये प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स, ये भी आपके नॉन करेंट एसेट में आते हैं। तीसरा, गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक तरीके से आप मान सकते हो कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी की मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलें वो 200 करोड़ की है, ठीक है ना, लेकिन अगर कंपनी खुद को बेचने जा रही है, ठीक है, और मार्केट में उसकी वैल्यू 200 करोड़ की है, लेकिन कोई जो दूसरी कंपनी है इन्होंने बोला कि हम आपको 300 करोड़ के देंगे, अपनी कंपनी बेचेंगे, ठीक है, तो जो 100 करोड़ एक्स्ट्रा है वो कंपनी का गुडविल है, जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन किया है, अपना रेपुटेशन मार्केट में बनाया है, अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विस का रेपुटेशन बनाया है कि कस्टमर जिसकी वजह से उनके पास आते हैं, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो गुडविल होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से नॉन करेंट एसेट होते हैं, ठीक है, ठीक। ये और जो टोटल एसेट्स हो जाते हैं वो होते हैं सम ऑफ करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स, सॉरी। ठीक है। अब आते हैं हम लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। लाइबिलिटी में क्या क्या होते हैं? वही सेम दो टर्म, करेंट लाइबिलिटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज।
सॉरी अगर कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो, ठीक। हाँ, तो हम लोग चलते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, पहला आता है अकाउंट पेएबल। ओके, अकाउंट पेएबल क्या होता है? सॉरी, मान लीजिए हमने कहीं से रॉ मटेरियल ख़रीद लिया है, ठीक है, लेकिन हमने उनको पैसे नहीं दिए हैं अभी, ठीक है, तो हमें क्या है कि पैसे उन्हें देने हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो अकाउंट पेएबल में आती हैं, जो कि हमें उन्हें अभी पे करना है, ठीक है, उनसे जो भी हमने सर्विस या प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो अकाउंट पेएबल में आती हैं। ओके, सेकंड, एक्रूड एक्सपेंस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें एज अ कंपनसेशन अभी तक हमें अपने एम्प्लॉय को देना है, जो कि हमने अभी तक नहीं दिया है। तो वो जो भी एक्सपेंसेस होती हैं जो कि कंपनी को अपने एम्प्लॉय को देना है, ओके, ठीक है, समझिए आप ना, लेकिन कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, तो वो जितनी भी एक्सपेंसेस होती हैं वो सब अक्रूड एक्सपेंसेस में आती हैं। ओके, तीसरा, शॉर्ट टर्म डेब्ट। ओके, जो भी कंपनी ने शॉर्ट टर्म डेब्ट लिया हुआ है मार्केट से, उसको हम लोग किस में लेते हैं? करंट लाइबिलिटीज़ में लेते हैं, ठीक है। दो तरीके के डेब्ट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म डेब्ट, एक लॉन्ग टर्म डेब्ट। जो शॉर्ट टर्म डेब्ट होती है वो करंट लाइबिलिटी में आती है, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है वो नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। ओके, हाँ, नेक्स्ट अब हमें क्या चलना है? नेक्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? पहला आता है डेफर्ड रेवेन्यू। ओके, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब जो कंपनी ने कमा लिया है, ठीक है, लेकिन कंपनी को वो पैसे मिल गए, लेकिन कंपनी ने पैसे तो लिए लेकिन उसके बदले उन्होंने सर्विस या प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया अभी तक। तो वो जो भी हम लोग इनपुट करेंगे उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस कैश को या उस मनी को वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उसके लिए सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू होती है, ठीक है। दूसरा, डेफर्ड टैक्सेस। ओके, अब समझिए डेफर्ड टैक्सेस क्या क्या होते हैं। डेफर्ड टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंपनी को टैक्स देना है, ठीक है ना, ऑब्वियस है, कंपनी ने कमाया है तो टैक्स तो देना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट को। लेकिन कंपनी क्या काम करती है कि वो कुछ टैक्स देती है, कुछ नहीं देती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी टैक्स चोरी कर रही, नहीं, वो देगी टैक्स लेकिन बाद में देगी। मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को अधिक टैक्स देना, और लेकिन उसको वो पैसे बचाने हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपनी के ग्रोथ में वो इन्वेस्ट करे, ठीक है ना। तो वो क्या काम करता है कंपनी के, उस टैक्स को वो बोलता है कि मैं अगले साल दूंगा या उसके अगले साल दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो होती है वो डेफर कर देता है, ठीक है, कि मैं बाद में टैक्स दूंगा, ताकि उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर ले कंपनी के ग्रोथ वगैरह में, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं डेफर टैक्सेस, ठीक है। तो ये भी जो होती है वो नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो 12 महीने से अधिक होती है, वो लॉन्ग टर्म डेब्ट में आता है, ठीक है, सिंपल एज इट इज। चौथा, लीज ऑब्लिगेशन। ये क्या होता है? मान लीजिए कंपनी ने किसी से लीज पे मशीन लिया है, लैंड लिया है या बिल्डिंग लिया है, ठीक है,
है ना, इनिशियली जो है स्टार्टअप करती हैं जो कि, ठीक है, तो उनको ऑब्वियस है कि पैसे देने हैं, ठीक है, लीज, तो वो जितने भी आते हैं वो लीज ऑब्लिगेशंस में आ जाते हैं, ठीक है, समझ गया। ओके, सेम यहाँ भी एज एसेट, टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी जो होती है वो होती है करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। ओके, तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, तीन में से क्या क्या तीन चीज़ें थी, एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी। तो हमने एसेट्स और लाइबिलिटी पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है इक्विटी। सॉरी, अब इक्विटी में भी कई आते हैं। एक होता है कॉमन स्टॉक, एक होता है प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक, एक होता है ट्रेजरी स्टॉक, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक, अब कॉमन स्टॉक क्या होता है? कॉमन स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि कंपनी के ओनरशिप के लिए होता है, मतलब ये स्टॉक के पास वोटिंग राइट्स होती हैं, ठीक है, ये कंपनी के डिसीजंस में वोट कर सकते हैं, ठीक, वो कॉमन स्टॉक होता है। प्रेफर्ड स्टॉक जो होते हैं इनके पास ये भी एक तरीके के स्टॉक होते हैं, लेकिन ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं डेप्थ प्लस स्टॉक के, और इनके पास जो है वोटिंग राइट्स नहीं होती है, नो वोटिंग राइट्स, मतलब ये कंपनी के डिसीजन में अपना इनपुट नहीं दे सकते हैं, हैज़ वोटिंग राइट्स। ठीक है, ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? मान लीजिए कंपनी ने अगर स्टॉक को बाईबैक किया है, ठीक है, बाईबैक क्यों? मान लीजिए कंपनी को लगता है कि वो फ्यूचर में ग्रो करेगी, ठीक है, और अभी जो स्टॉक की प्राइस है वो बहुत लो है, ठीक है, तो अभी कंपनी क्या काम करेगी, स्टॉक की प्राइस को क्या करेगी, खरीद लेगी, मतलब उस प्राइस पे स्टॉक को खरीद लेगी ताकि बाद में वो प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है। तो वो जो होते हैं ये होते हैं वो बाईबैक्स होते हैं, जितने भी बाईबैक्स ऑफ द स्टॉक्स होते हैं वो सब ट्रेजरी स्टॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से कंपनी इसलिए भी करती है क्योंकि ये सिग्नल देती हैं कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को या मार्केट को कि कंपनी स्ट्रांग परफॉर्म करने वाली है फ्यूचर में, ठीक है, इसलिए कंपनी ने शेयर्स को बाईबैक कर लिया, ठीक है, खरीद लिया वापस। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? अब हम जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था पीछे इनकम स्टेटमेंट में, चलिए पीछे चलते हैं, ठीक है, जो नेट इनकम के बाद डिविडेंड देने के बाद जो पैसे, मतलब जो इनकम कंपनी के पास बचता है वो ही रिटेन्ड अर्निंग्स होता है। तो वो रिटेन्ड अर्निंग को हम लोग वहाँ से यहाँ पे इनपुट करते हैं, तो ये जो होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स होता है। तो ये जो होते हैं ये पूरे कंपनी के टोटल इक्विटीज़ होते हैं। ये हो गया आपका बैलेंस शीट जो कि एक सिंपल फॉर्मूले पे है पूरा, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस टोटल इक्विटी, ओके, डन, ओके, सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी। अब जो नेक्स्ट आता है, हमने दो स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं तीन में से, क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड बैलेंस शीट। अब जो थर्ड स्टेटमेंट आता है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है।
इसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंपनी के टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बताता है। ठीक है, कंपनी में कितना कैश आ रहा है, कंपनी से कितना कैश बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये रियलिटी चेक देता है हमें कंपनी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में जनरली डिवाइडेड है। ठीक है, पहला क्या है? कैश फ्लो ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं अपन। कैश फ्लो ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये वो कैश फ्लो है जो कि कंपनी के डायरेक्ट ऑपरेशन से डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग पहले इनिशियल स्टार्ट जो कहते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या काम करते हैं, यहाँ से अगर आप लोग कभी वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए बता देता हूँ कि यहाँ से जो हमारा नेट इनकम आया है, ठीक है ना, ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ से उठा के एक्सेल में यहाँ इनपुट करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टार्ट हमारा जो होता है वो होता है नेट इनकम से। ठीक, यहाँ से, और नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है ना? फिर इसके बाद हम लोग जो इसमें क्या करते हैं, इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। किसका? नॉन कैश एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों। ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे कि इसमें जो भी नॉन कैश आइटम्स हैं, जैसे कि हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं क्या? डिप्रिशिएशन। ओके, ठीक है, इसमें हम लोग डिप्रिशिएशन ऐड कर देते हैं। ठीक, दूसरा हम लोग ऐड करते हैं फिनेंस कॉस्ट, क्योंकि ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, या इंटरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसमें से लेस करते हैं क्या? चेंज इन नॉन कैश करेंट एसेट्स। ओके, फोर्थ अगेन ऐड करते हैं चेंज इन करेंट लाइबिलिटीज। फिर जो भी इनके बाद आता है ऐड करने पे, ये सब नेट इनकम में ऐड डिप्रिशिएशन नॉन कैश, ठीक है, फिनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, नॉन कैश करेंट एसेट्स, ठीक है, में जो भी चेंज आते हैं, ठीक, जो कि हम लोग बैलेंस शीट से चेक करते हैं, और सेम करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, इन सबको करने के बाद जो भी आता है वो होता है आपका कैश फ्लो ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, इसको हम लोग ए लिख लेते हैं। डन। सेकंड क्या है? कैश फ्लो ड्यू
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ठीक, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी जो भी कैश का यूज़ कर रही है कोई भी मशीन खरीदने के लिए, ठीक है ना, कोई भी लैंड बिल्डिंग, या एक तरीके से आप कह दीजिए कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना, तो वो जो आता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है, या तो कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो सब जितने भी ये चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, ओके। तो इसमें दो चीज़ें आप ले सकते हो, एक तो ले सकते हो ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये जो दो चीज़ें होंगी, एक्चुअली हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट चेंज लेते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, ठीक है ना। ये दो चीज़ों को ऑब्वियसली जो भी आता है आपका वो होता है कैश फ्लो, ये जो देगा ड्यू टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके। ठीक, तीसरा कैश फ्लो ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैश फ्लो कौन, इसमें वो चीज़ें आती हैं, मान लीजिए कि कंपनी ने किसी से लोन लिया है, ठीक है ना, तो उसका जो इंटरेस्ट रीपे करना है, ठीक है ना, तो वो इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, या तो किसी को लोन देना, ठीक है ना, तो ये सब जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स आ जाएंगे, जैसे कि पहला अपन ले लेंगे लोन रेस्ड, ठीक है, ऑब्वियस है ये पॉजिटिव ही जाएगा क्योंकि कंपनी के अंदर कैश आ रहा है, ठीक है। लोन कंपनी को रीपे करना है, ठीक। फिनेंस कॉस्ट पेड, मतलब कंपनी को जो भी इंटरेस्ट पे करना है तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड, ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि कैश ऑब्वियस है आउटफ्लो होगा, है ना, ठीक। डिविडेंड्स, कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो ये भी कंपनी कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो इनका जो टोटल सम कर देंगे तो ये आपको कैश फ्लो ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दे देगा, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, ये तीन हो गए टर्म, आपने समझ गए होंगे, ठीक है। इसको ए माना था ऊपर, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है ना। तो जो नेट कैश फ्लो होता है कंपनी में, जो नेट कैश फ्लो आएगा वो आता है सम ऑफ कैश फ्लो ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ओके, कैश फ्लो ड्यू टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन तीनों का सम, ओके। ये आपका नेट कैश आउटफ्लो हो जाता है, नेट कैश फ्लो होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और समझेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का जो जिस पे कैश एग्जिट हुआ था वो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। तो एक टर्म आता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओके, या बिगनिंग कैश बैलेंस, ठीक है, ठीक। अब जो है नेट कैश फ्लो और ओपनिंग बैलेंस और बिगिनिंग कैश बैलेंस को हम ऐड करते हैं तो ये हमको देता है क्लोजिंग कैश बैलेंस इन बैलेंस शीट, ठीक है, ओके, सॉरी
ठीक, ये पूरा आपका हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने आज 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया। हाँ, एक चीज़ और, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, ये एक्चुअल आपको किस कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी में कितना फ्लो ऑफ द कैश है। ठीक है ना, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है जब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कंपनी अपना प्रॉफिटेबल तो दिखा देती है, कंपनी प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी को कैश मिला ही नहीं है, अपने कस्टमर या अपने क्लाइंट से उन्होंने कैश लिया ही नहीं, वो कैश येट टू बी रिसीव्ड है। ठीक है ना, लेकिन तो इसीलिए हमें अगर हम लोग कभी भी एनालाइज कर रहे हैं तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को जरूर एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ठीक है, ज़रूर बताइएगा ना कैसा लगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, और अच्छे से अगर आपको जानना है इसके बारे में और डिटेल तो प्लीज़ बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए जितना से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।